गाइस, हम लोग ने पीछे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का जो है एजम्पशंस वगैरह और उसका इंट्रोडक्शन किया। अब मैं आप लोगों को नॉलेज देना चाह रही हूँ कि शॉर्ट रन के अंदर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में हम लोग जो है वो फैक्टर मार्केट के अंदर क्या जो है अचीव कर पाता है और लॉन्ग रन में क्या अचीव कर पाता है। सो शॉर्ट रन के अंदर हम OY एक्सिस पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट रखेंगे और OX एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ लेबर या यूनिट्स ऑफ फैक्टर, कुछ भी बोल लो आप, रखेंगे। ठीक है, किस तरीके से डिटरमिन होगा कि उसे जो है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी के इक्वल उसे वेजेस मिल रही है। सो डिसाइड किया गया इंडस्ट्री के द्वारा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल फिक्स कॉस्ट जो है वो इक्वल होती है हॉरिजेंटल टू OX एक्सिस, कि बिल्कुल हॉरिजेंटल होती है। ये इंडस्ट्री या कह लो कि जो फैक्टर मार्केट के अंदर यूनियन है वो डिसाइड करती है, तो उतनी ही एवरेज वेजेस और मार्जिनल वेजेस होती हैं। तो एक फैक्टर को हम लोग बोलते हैं, इस थ्योरी के अंदर बताया जाता है कि एक फैक्टर को उतनी वेजेस मिलनी चाहिए जितनी उसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है। सो यहाँ पे एक फैक्टर की एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी यू शेप में है, हम लोगों ने किया था, और एक फैक्टर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उससे हाई लेवल पर होती है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एवरेज वेजेस है और ये रेवेन्यू है। कॉस्ट एंड रेवेन्यू जहाँ पे इक्वल होगी वहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और इतने फैक्टर्स जो है लगाए जाएंगे। क्लियर? ओके, फैक्टर्स मार्केट के अंदर लगाए जाएंगे और यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड मार्जिनल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू MRP। क्योंकि हम लोग जब वहाँ पे करते थे गुड्स मार्केट में, आपको याद होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पर इक्वल होगी, और दूसरी कंडीशन है जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को ऊपर से आकर काटे। तो यहाँ पर जो है हमारी क्या कंडीशन है, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल फिक्स कॉस्ट इक्वल हो और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ऊपर से आके उसे काट रही है। तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, MRP एंड मार्जिनल फिक्स कॉस्ट, वहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और उतनी ही वेजेस जो है उसे दी जाएंगी। अगर ये वेजेस अप हो जाए, डिसाइड हो कि एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल फिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे हुआ E1 पे, क्योंकि हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट और MRP दोनों इक्विलिब्रियम हो रहा है, जो है दोनों इक्वल हो रही है E1 पॉइंट पे। तो हमारे यूनिट्स ऑफ लेबर कुछ जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और OK1 यूनिट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। उस केस में ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये है उसका ARP। हमारी कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से ज़्यादा है। यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो मीन्स उस मार्केट के अंदर, फैक्टर मार्केट के अंदर क्या मिल रहे हैं, ये लॉसेस उसे मिल पा रहे हैं। ये है W1 वेजेस और ये है पॉइंट वो जहाँ पर उसे लॉस हो रहा है। सो W1 E1 और इसे हम दे देते हैं नाम R। सो लॉसेस हैं W1 E1 एंड R, जहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट देखने के लिए हम मार्जिनल फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को देखेंगे जहाँ पर ये इक्वल है, और जो अगर प्रॉफिट या लॉसेस देखने हैं कि फैक्टर मार्केट के अंदर कहाँ पे हो रहे हैं, तो हम कंपेयर करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू को। यहाँ पे देखिए ये इक्वल हो रहा है मार्जिनल फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिए कि कितने फैक्टर्स लगाने हैं, पर कॉस्ट उनको देनी पड़ रही है इतनी, मीन्स वेजेस हम उनको इतने दे रहे हैं और उनसे अर्निंग हो पा रही है इतनी। तो ये जो है इतना लॉस किसको सहना पड़ रहा है, यहाँ पे
मार्केट को, प्रोडक्ट मार्केट को। क्लियर? तो दूसरा है जब ये कॉस्ट जो है डाउन आ जाए, मीन्स एवरेज फिक्स कॉस्ट 2 इक्वल टू मार्जिनल फिक्स कॉस्ट 2। ये है हमारे वेजेस 2 यहाँ पे होता है, ठीक है। और इस केस में हम देखते हैं कि हमारी MRP और एवरेज वेजेस, एवरेज फिक्स कॉस्ट का मार्जिन फिक्स कॉस्ट, और ये है MRP। क्लियर? ये है MRP और ये है मार्जिन फिक्स कॉस्ट, ये दोनों इक्वल, ये इस पॉइंट पे हो रहे हैं, इसे बोलेंगे E2 पॉइंट। और इतने फैक्टर्स हमें और लगाने पड़ेंगे प्रोडक्शन के लिए, OK2। क्लियर? और यहाँ पर हमारी एवरेज रेवेन्यू कहाँ पे है? एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ये पॉइंट है, जिसे हम दे देते हैं नाम L का नेम मैं दे रही हूँ। और ये हमारे क्या है, इतने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये L, W एंड W2 जो है क्या हो रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट्स। एबनॉर्मल W2, L and E2 are abnormal profits, क्योंकि यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू हमारा अबव है उसके कंपैरेटिवली, ठीक है, यहाँ से। इसलिए यहाँ पर क्या अर्न हो रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही है हमारी मार्केट। क्लियर? इन अ शॉर्ट रन जो मार्केट है वो लॉसेस भी गेट करेगी और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न करेगी। सो हम अब करते हैं लॉन्ग रन के अंदर जो है हमारी जो मार्केट है वो क्या अचीव करेगी। शॉर्ट रन में ये लॉसेस भी अर्न कर रही है, देन प्रॉफिट भी, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के साथ कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉसेस देख सकते हैं। सो नेक्स्ट है, इसी के अंदर मैं लॉन्ग रन के बारे में भी बता रही हूँ। इन लॉन्ग रन OY एक्सिस पर उसी तरह रेवेन्यू और कॉस्ट, और यहाँ पे हम ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ लेबर। जो शॉर्ट पीरियड था वहाँ पर हम हमारे जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयड भी हो रहे हैं और हमें ज़्यादा उनकी ज़रूरत भी पड़ रही है, क्योंकि हमारे लॉसेस या प्रॉफिट्स अर्न कर पा रहे हैं। बट लॉन्ग रन में हमारे पास क्या है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फुल एम्प्लॉयड होते हैं, और उस केस में एक फर्म जो है वो सिर्फ जो है जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं केवल वही अर्न कर पा रही होती है। सो उस केस में एवरेज वेजेस उसे वेजेस जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल मिलती है। ये है हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल फिक्स कॉस्ट, और इसे एवरेज वेजेस एंड मार्जिनल वेजेस भी बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे है OW वेजेस, जो कि इंडस्ट्री या कैनो फैक्टर मार्केट के द्वारा डिटर्मिन हुआ कि इतने वेजेस तो हमें लेने ही हैं। और यहाँ पर सारे फैक्टर्स होमोजीनियस है जो हमने पढ़ा ही था, और परफेक्ट कंपटीशन है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्ट रन था उसमें चेंजेस हो सकते थे, इस वजह से वहाँ पे लॉसेस या प्रॉफिट्स जो है वो अर्न हो रहे थे। यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे नो चेंज, क्योंकि लॉन्ग रन पीरियड है, और लॉन्ग रन पीरियड में क्या है हमारी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो है वो इस तरीके से होगी, और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इस तरीके से होगी, और देन दोनों जो है यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के इक्वल, और मार्जिनल फिक्स कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के इक्वल होगी। तो चारों चीज़ों एक दूसरे के इक्वल है एट अ ई पॉइंट, और O के यूनिट्स ऑफ लेबर जो है वो लगाए जाएंगे, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलेगा वेजेस OW, जो कि
MOW, जो कि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के इक्वल है। सो लॉन्ग पीरियड के अंदर उसे वेजेस जो है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल मिलेंगी। बट इसकी कुछ क्रिटिसाइज भी किया गया है। क्रिटिसिज्म के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनरियलिस्टिक है, क्योंकि मैं इसका क्रिटिसिज्म भी आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पर उसने फुल एम्प्लॉयमेंट के अजम्पशन, जो अजम्पशंस है वही उसकी क्रिटिसिज्म बनाया गया, जो कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट लिया, बट हर इकॉनमी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज अनएम्प्लॉयड का भी होता है, जो कि अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। और कभी भी किसी मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नहीं होती, उतार चढ़ाव आते हैं। अपने प्रॉफिट के लिए वो अपने प्राइजेस में चेंजेस करते हैं। थर्ड पॉइंट, डिफ़िकल्टी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। ये कहना कि हम लेबर की जगह कैपिटल या कैपिटल की जगह किसी और फैक्टर को सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ कर पाएँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर केवल उसने डिमांड साइड को लेके बात की है और पीरियड लिया है लॉन्ग रन, बट शॉर्ट रन पीरियड भी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसने शॉर्ट रन पीरियड को इग्नोर किया। देन डिफ़िकल्टीज टू फाइंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फिज़िकल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर। हर फैक्टर की मार्जिनल फिज़िकल प्रोडक्टिविटी इक्वल नहीं होती। किसी की कैपेसिटी 10 यूनिट्स पैदा करने की है तो किसी की 7। तो ये जो एजम्पशन उसने ली है ये जो है वो ठीक नहीं है, सही नहीं है, अनरियलिस्टिक है, जो कि इसके अंदर क्रिटिसिज्म के अंदर कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसको लिया। सो यहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी चैप्टर जो है वो फुली कंप्लीट होता है विद द कंटेंट्स, assumptions and graphs of contents, and then graphs of in a short run and long run. So then goodbye, take care and understand to this topic with deeply.